अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, NA 249 कराची में इलेक्शन नताइज पर कई रोज़ से जारी तनाज़े से मुताल्लिक आज फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा वोट गिनती का हुक्म दिया है। ये फैसला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर हुआ है। इस नशिस्त को हुक्मरान जमात जो है तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नशिस्त जो खाली हुई थी जब वो सेनेटर बने। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में शरीक उम्मीदवारों से कहा है कि दोबारा गिनती के लिए 6 मई की सुबह 9 बजे RO ऑफिस पहुँच जाएँ। इस नशिस्त पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल जीते हैं। ताहम दूसरे नंबर पर रहने वाली जमात मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की शिकायत की है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कराची के इस हल्के में वोट गिनती की बजाय नए सिरे से जो है ना वो रीपोलिंग होनी चाहिए, पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए इस हल्के में। अब दिलचस्प बात यह है कि डस्का के इलेक्शन में धांधली और इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगे तो हमने देखा वफाकी वज़रा का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन उनके उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर बाद में मुस्लिम लीग नून ये मामला इलेक्शन कमीशन में लेकर गई तो तहरीक इंसाफ ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात की मुखालिफत की। यहाँ तक के बाद में कह दिया गया इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए। अब कराची में मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर दोबारा से गिनती का हुक्म दिया गया है तो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यहाँ दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। सवाल ये है कि धांधली और बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात पर जो फ़ैसला कौमी असम्बली के एक हल्के में दुरुस्त नहीं, वही फ़ैसला दूसरे हल्के में क्यों कर दुरुस्त होगा। फवाद चौधरी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ई-वोटिंग पर भी बात की। धांधली के इल्ज़ामात के सिलसिले में नाज़रीन, हमारी जो मुल्क की तारीख़ है वो हमें बताती है कि 1970 के इलेक्शन के अलावा कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जहाँ पर धांधली का शोर ना मचा हो, जहाँ धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों। इंतखाबी इस्लाहात अहम है, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। हर जमात कहती तो है लेकिन पाया तकमील तक ये काम नहीं पहुँचता। लेकिन अब तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये शायद माहौल इस वक्त साजगार नहीं है, क्योंकि ये माहौल उस वक्त साजगार था जब ख़ुद मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने मईशत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात की। हुकूमत ने वो मौका ज़ाया किया। दिन ब दिन हम देख रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत में फासले अब बढ़ रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अदम एतमाद उरूज पर है। अब देखना होगा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा हुकूमत को किस किस जमात का और किस हद तक ताउन मिल सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वर्किंग के बारे में भी बहुत से खदशात हैं। याद रहे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट डाले जाते हैं। बांग्लादेश में पिछले इंतखाबात के दौरान आजमाइशी तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में यह तरीक़ाकार राइज है। पाकिस्तान में इस मशीन को 2018 के इलेक्शन में 35 पोलिंग स्टेशंस पर आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन उससे मुतमईन नहीं है और कहता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है यहाँ पर ये सिस्टम नहीं चल सकता। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब की आज कैबिनेट इजलास में तारीफ़ भी की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी कारकर्दगी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। हमें याद है जब आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत संभाली थी तो इतनी ड्राई सी वो वजारत लगती थी, लेकिन बाद में जब आपने काम किया तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये भी कोई वजारत है। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब इस वजह से भी आपसे बड़ा खुश हैं कि जिस भी वजारत में भेजो तो फवाद चौधरी काम कर सकता है। बहरहाल मुबारक को, बड़ी तारीफ़ सुनी आज आपकी कैबिनेट सेशन में हुई है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि 1970 के अलावा कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जहाँ पर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों। अब आप लोग इस पर अगर काम करना चाह रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात आप लोगों ने तजवीज़ की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ब्रीफ नहीं किया गया, हमारे साथ डिस्कस नहीं किया गया। अपोजिशन कहती है कि हम आप लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। तो सर कैसे आप लोग लेकर आएंगे? कुछ माहिरीन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है, इंतखाबी फहरिस्त की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये लफ्ज़ ऐड करना होगा। सर कितना मुश्किल है, कितना आसान है ये काम आप लोगों के लिए? अच्छा, पहले तो शाहजहा मैं आपको 2-3 बातें जो आपने इंट्रो में की हैं वो दुरुस्त नहीं है, उनका जो है वो आप देख लें। पहली बात तो ये है कि ये अपोजिशन जो आप कह रही हैं कि बड़ा माहौल था बैठने का और अब नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। पहले दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी मुंतखब हुए थे, उसी दिन उन्होंने अपोजिशन को ये ऑफ़र की थी कि आइए हमारे साथ बैठिए, और पहले दिन
हमने इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर कमेटी बना दी। यही कमेटी बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को 4 साल तहरीक चलानी पड़ी। पहली ऑफर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ही हुई थी अपोजिशन को कि आइए मुज़ाकरात करें। अपोजिशन का मसला क्या है, आप उनसे बात करें कि आइए फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, वो कहते हैं नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। आप उनसे कहें फेडरफ में मामले हैं, वो कहते हैं नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। आप उनसे कहें इलेक्शन में इस्लाहात चाहिए, वो कहते नहीं पहले हमारे केसेस ख़त्म करें। अब देखिए केसेस के ऊपर तो इमरान खान केसेस तो हमने जहांगीर तरीन साहब के, अलीम खान के, सफ्तान साहब के, बाबर अवान साहब के इमरान खान ने ख़त्म नहीं किए, जो हमारे अपने पार्टी के लोग थे। तो हम उनको भी हमसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, जरदारी साहब हो, कि इमरान खान केसेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब जहाँ तक इस्लाहात का ताल्लुक है, ये इस्लाहात जो हमने मुतारफ़ कराई हैं, ये 49 के करीब इस्लाहात हैं। इनमें से जो 2/3 मेजॉरिटी है ये वो है जो कंसेंसस है जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का, और ये इस्लाहात में PMLN भी कंसेंट दे चुकी थी। अब सिर्फ इसलिए कि ये इस्लाहात हुकूमत की तरफ से, PTI की तरफ से आई हैं, इसलिए PMLN जो है वो इससे पीछे हट रही है, हालांकि इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। दूसरी बात शायद ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक जो है वो नहीं देना चाहते पीपल्स पार्टी और PMLN। उस पर हमारा जाहिर है कि एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और पीपल्स पार्टी और PMLN का उस पर मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। तीसरी बात जो आपने बात की EVM मशीन्स की, इसमें 3-4 हिस्से हैं। एक तो रेगुलेशंस हैं, आज जो 2 ऑर्डिनेंसेस का फैसला हुकूमत ने किया है लाने का, उसके ज़रिए हम इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए, और इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और ये दोनों ऑर्डिनेंसेस जो हैं अब ये काबीना से होकर तो ये जो है वो लागू होंगे इंशाल्लाह। तीसरी बात ये है कि EVM मशीन्स का जो असल फ़ायदा है, अभी भी आप देखिए कराची में जो कुछ हुआ, जो आपने कहा कि हम थे कि पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं होना चाहिए और आपने इलेक्शन कराए। अब आपने ये प्रिंसिपल खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। अब उस प्रिंसिपल के तहत ही हम कह रहे हैं यहाँ पे आप दोबारा जो है वो रीपोलिंग करा दें। और यहाँ पे तो इशू और भी ज्यादा है, सिर्फ 21% वोट पोल हुआ है, और जो जीतने वाले हैं, जो जीतने वाला है उसको सिर्फ 5% वोट लेके वो MLA बन जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे क्या आप नुमाइंदगी अखज़ करेंगी या क्या आप कहेंगी। लेकिन कोविड की वजह से टर्न आउट भी तो कम था ना, इसमें फिर क्या वो कसूर हुआ किसी का? लोग ही नहीं निकले कोविड की वजह से। हाँ, तो फिर ये बात है ना, कोविड की वजह से फिर इसके को आगे करना चाहिए था, ताकि जब लहर थोड़ी दम तोड़ती तो तब इलेक्शन करवाते। इसीलिए तो हम इलेक्शन कमीशन को ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शनैलिटी है वो दुरुस्त नहीं है। और अच्छा, अभी आप जो बात करें कि ऑपोजिशन से जब भी कोई बात करें वो केसेस खत्म करवाने की बात करते हैं। अब इलेक्शन इस्लाहात की आप लोगों ने बात करी है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आए बैठे हमसे बात करें, अभी भी की कोई पैगाम मौसूल है कि पहले हमारे केसेस खत्म करवाएं, या बस अंदाजा ही है? नहीं, अभी तो वो इस तरह से बात नहीं हुई है, लेकिन आप देखें ना, आप खुद अपने उन प्रोग्रामों में उनको बुलाएं और आप उनसे पूछें कि आप ये इस्लाहात के ऊपर तो आप खुद माने हुए हैं, आप क्यों नहीं अब कर रहे? वो अभी इसलिए कि वो कहते हैं कायमा कमेटी में जाए ये मामला, स्पेसिफिक स्पीकर की बनाई हुई उनकी ज़ेर सदारत कमेटी में हम लोग नहीं बैठेंगे। ये कायमा कमेटी है ना, उसमें मामला लेकर डिस्कस करें, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा जो इस्लाहात हैं इस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हम बात नहीं करेंगे, वो निफाज हम नहीं चाहते, ये टेम्पर्ड होगा इससे मजीद इलेक्शन। एक वो तो देखे ना, एहसन इकबाल हैं, फरहान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने कहा उन्होंने देखा भी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि वो मशीन काम क्या करती है। उस मशीन में वो कह रहे थे कि पेपर ट्रेल नहीं होगा, हमने उनको ये बताया उस दिन एहसन इकबाल साहब को कि भाईजान आके देख तो ले उसमें पेपर, और वो हम पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको भी, बल्कि जहमत देंगे कि आप आए खुद और देखें कि ये मशीन के फंक्शन, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, काम कैसे करती है, सो दैट। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो प्रेस क्लब्स के अगले इलेक्शंस हों उनमें हम ये मशीनें दे दें, ताकि प्रेस क्लब्स के इलेक्शंस जो हैं वो इन मशीनों के ऊपर हों, और खुद जो सहाफ़ी बरादरी है वो इसको देख ले कि कैसे इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, काम। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी तो मुतमईन होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इस सारे सिस्टम पर क्यों मुतमईन नहीं, उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं मिली अभी तक इस पर? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये एक खबर जो शायद ट्रिब्यून में आई थी, ये खबर 3 साल पुरानी है।
जब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक अपने तकरीबन 37 पॉइंट्स जो हैं वो डाले, RFPs डाली और कहा इसके मुताबिक होनी चाहिए मशीन। अब ये जो अभी मशीन है ये एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन की जो लेड डाउन शराइत हैं उन तमाम को पूरा करती है, और इलेक्शन कमीशन सारे मामले में ऑन बोर्ड भी है, और वो कमेटी का भी जिसको जो है वो इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब जिसको हेड कर रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी जो है वो उसमें मौजूद है, और वो हर जो मीटिंग होती है उसमें आते भी हैं और अपनी सजेशंस। फवाद चौधरी साहब, टोटल कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड हैं? एक खबर भी मैं पढ़ी थी, कुछ लोगों से बात भी हो रही थी कि 8 लाख मशीनें हैं जो आप लोगों ने मंगवानी है, फिर 160 अरब रुपए की लागत आनी है इस सारे चीज़ों पर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, लोकली हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपनी मशीन्स को, इनको? नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो हमारी अपनी है, ये तो हम लोकली मैन्युफैक्चर, और क्या ये 150 अरब रुपया तो इसमें बिल्कुल भी नहीं, ये तो चंद अरब रुपये जरूर होंगे। क्योंकि देखिए ना, एक हिसाब लगा लीजिए, कोई 200-250 अगर पोलिंग स्टेशन हो तो आपको अराउंड वही 400 के करीब मशीनें जो है वो चाहिए होंगी फी हल्का। अगर आपको 350-400 मशीन चाहिए होगी, और फी मशीन कॉस्ट आई थिंक विल बी अबाउट 75 to 85,000 रुपीज़। तो इस हिसाब से इट विल बी फ्यू बिलियन रुपीज़, कोई इतना महंगा नहीं है, जितना अभी इलेक्शन का खर्चा इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा। सही। अच्छा, इंडिया में केरला रियासत में 84 में इलेक्शन हुआ था EVM पर, उसके बाद उसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आइन में तरमीम किए बगैर आप ये कैसे करवा सकते हैं। फिर 6 साल लग गए आइन में तरमीम करते हुए, और उसके बाद आइन में तरमीम हुई तो सारा सिस्टम वहाँ पर जो है ना वो नाफिजुल अमल हुआ। और फवाद साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया में भी एकदम इस सारे सिस्टम को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। पहले छोटे ज़िलों में हुआ, फिर रियासतों में हुआ, 1 रियासत 2 रियासत, आहिस्ता आहिस्ता जाकर अब जाकर उनका कहीं पूरे इंडिया में ये सिस्टम नाफिजुल अमल हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि 2023 तक हम इस काबिल होंगे कि पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात में सिस्टम के ज़रिए इंतखाबात करवा सकें? EVM मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो तो मुमकिन है, लेकिन ये जो बायोमेट्रिक्स और वोटिंग है उस पर शायद टाइम लगेगा, और वो हम उससे अगले इलेक्शन तक जो है वो हम करवा पाएंगे। फिलहाल जो है हमारा जो रिस्ट्रिक्टिव होंगे हम EVM तक। अच्छा, बायोमेट्रिक्स में क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अभी भी अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर कराने जाती हैं कभी, तो आपने कभी देखा होगा कि जो मशीन है वो आपके अंगूठे के निशान नहीं पकड़ती, और कई लोगों के निशान वैसे ही मिट जाते हैं, तो वो उसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अब यही ये जो असल प्रॉब्लम यहाँ पे किया गया वो ये इसमें बायोमेट्रिक्स में आया है। मशीन EVM में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी बेसिक मशीन है, और उसमें जब आप वोट डालते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोट भी कास्ट हो जाता है, और उसके साथ ही आपका वोट भी प्रिंट हो जाता है। और हम हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, राइट? ये हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड। सही, ठीक है। और 2023 में हम इस काबिल होंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो इसके जरिए इलेक्शंस करवा सकें? नहीं, 2023 में नहीं, ये तो हम इसी साल, मेरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ये प्रोवाइड कर सकें तमाम प्रेस क्लब्स को, बार काउंसिल्स को, और हमारे जो कश्मीर के इलेक्शन हैं उनमें कई जगहों के ऊपर, ताकि टेस्ट रन जो है वो हो जाए। अभी 2 साल है, 2 साल में हम इसको काफ़ी जगहों पे टेस्ट रन कर सकते। तो आम इंतखाबात के लिए इसको नाफिज करने के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो अमेंडमेंट है लॉ में वो हो जाएगी, और इलेक्शन कमीशन को हम एम्पावर कर देंगे कि वो EVM इस्तेमाल कर सकें। फिर ऑपोजिशन तनकीद करेगी, पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, फिर आपको कहेंगे सदारती ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है ये हुकूमत। तो हम तो चाह रहे हैं अक्टूबर से, अभी आपने कुछ देर बात पहले की कि वो कह रहे हैं कायमा कमेटी में लाएं, तो कायमा कमेटी में तो ये नवंबर से पड़ा हुआ है पिछले साल से, तो आप उस पर डिस्कशन करें। अब यही तो प्रॉब्लम है कि अपोजिशन के लोग जो आते हैं उनको पता है, एक तो उनको ये भी नहीं पता है कि उन्होंने फॉलो किसको करना है। आधे लोग मरियम के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग शहबाज के पीछे लगे हुए हैं, और आप कह रही हैं हमारे साथ बैठे हैं, वो तो आपस में नहीं बैठ रहे, हमारे साथ उन्होंने क्या। तो अब सबसे पहले तो आपस में तो बैठे हैं, उनको समझ तो आए कि उनकी पॉलिटिक्स है क्या, तो वो बस ऐसे आए बाएं शाये कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है, इंशाल्लाह ताला वो मामला ठीक कर लेंगे। अच्छा, पिछले दिनों जो शिबली साहब से कुछ मसाइल हुए थे वेंटिलेटर्स को लेकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स इस काबिल नहीं हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। फिर पता चला कि ईरान और श्रीलंका के कुछ ऑर्डर्स थे वो इससे इफेक्ट हुए। तो हालात सुलझे या नहीं सुलझे, ये बात तो हकीकत है कि ज़ाहिर है अगर आप इस तरह का कोई बयान देते हैं तो इंटरनेशनली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, और जो इसमें आए भी हैं, कुछ इम्पोर्ट, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी मुतासर हुई हैं। तो कोई मामलात सुलझे, कोई शिबली साहब को
समझ आई कि नहीं भाई हमारे भी वेंटिलेटर्स इस काबिल हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें? देखिए, सच्ची बात यह है कि टेक्निकल मिनिस्ट्री है, इसको समझने के लिए कुछ टाइम दरकार होगा। आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी कि मामला क्या हैं, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वेल आई एम सो प्राउड ऑफ देम। ये दे आर ब्रिलियंट पीपल। और किसी तौर पे भी हमारी जो चीज़ें यहाँ पे बनी हैं और बनाई हैं अभी हमने स्पेशली कोविड से, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑल पीपी मटेरियल, और इसमें जो है कोई शुबा ही नहीं है कि हमारे लोगों का, उनके जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। कोई ऐसा इशू ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर जो नज़रसानी की करारदाद फवाद साहब जो मंजूर हुई है, ज़ाहिर एक अलार्मिंग चीज़ तो है। सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है पान को। क्या पाकिस्तान इस पर मौक़िफ़ अपनाएगा? ज़ाहिर है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब हमारा जो मौक़िफ़ है, जो तौहीन रिसालत का कानून है, इसमें तब्दीली का कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा इस पर मौक़िफ़ है, पूरी दुनिया को बारहा हमने पैगामात दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी इस पर बात की है। आज प्राइम मिनिस्टर ने OIC के ममालिक के जो सफ़रा थे उनसे भी बात की है, मुलाकात की है। कैसे इस मामले को आप लोग हैंडल करेंगे सर? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूरोपीय यूनियन ने रेजोल्यूशंस जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ उनकी है, वो और पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं हुई। मैं हैरान हूँ। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान में हर एक की ज़ुबान पे है। देखिए, उनकी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही कहा, हमें तो यहाँ पर हम फैसला करेंगे ना कि हमारे लिए ज़्यादा जो मामला है वो क्या है, और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमारे लिए क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने पहले जब डस्का के ज़िमनी इंतखाबात हुए हमने देखा उस पर सबके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात हुए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब गए इलेक्शन कमीशन के, दोबारा इसको जो है ना वो इसकी दोबारा से गिनती करवाई जाए, उनका मुतालबा जो है वो ज़ाहिर मान लिया गया है। तहरीक इंसाफ कह रही है दोबारा गिनती नहीं, पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। तो ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल एक रिवाज है, एक रिवायत बन गई है कि हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाता है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत जब इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए कि मुस्तकबिल में इंतखाबात के हवाले से एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात ना लगें, इंतखाबी निज़ाम पर सवालात ना उठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अगर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आप लोग क्यों इनकारी हैं सर? इसलिए कि आज अवाम 80 रुपए किलो आटा नहीं खरीद सकते। वो सस्ता आटा मांग रहे हैं और हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। जिन पाकिस्तानियों के प्यारे कोरोना के हाथों अपनी जान दे चुके हैं, देने वाले हैं, वो वैक्सीन मांग रहे हैं, वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं। हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। मकबूजा कश्मीर में बैठे हमारे जो कश्मीरी भाई और बहनें हैं वो कश्मीर मांग रहे हैं, हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। जो इस खारजा पॉलिसी के डिजास्टर्स हैं, हमारे सफारतकार कहते हैं कि जी हमें कोई बेहतर गाइडेंस दें, हुकूमत कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लो। ये तमाम की तमाम कहानी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, ये दरअसल जो भयानक मईशत है पाकिस्तान की, जो भयानक खारजा पॉलिसी है, जो भयानक इस वक्त वफाकियत और जमहूरियत के हालात हैं, उनसे हमें डिट्रैक्ट करने के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो हम यकसर मुस्तरद करते हैं। जिस तरह जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कर दिया था, उन्हें गैर आईनी करार दे दिया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। उसके अलावा अगर कोई ऐसा रिफॉर्म होना है, आप लोगों को नहीं चाहिए, आपके जो माहिरीन है, आपने के जो टेक्निकल टीम है उसको बिठाएं, उसको इलेक्शन कमीशन लेकर जाएं, उसको मशीन दिखाएं। सर एक चीज देखी नहीं है,
उस पर बात नहीं हुई है, डिस्कशन नहीं हुई है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव आप लोगों को पता नहीं है। सर देखे बगैर कैसे, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ऑफर कर रही है कि आओ बैठो हमारे साथ बात करो, और आप लोगों के लिए वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये रीजन है बस? देखिए, हुकूमत नालायक और नाअहल तो है ही, लेकिन ये अवाम को भी और मीडिया को गुमराह भी करती है। ये तमाम डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, जब पहले आपके नाजरीन की इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कर दी थी, जिसमें तमाम पार्टियां बशमूल पीटीआई शामिल थे। जब उस इलेक्शन एक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, पूरी कमेटी बैरून मुल्क गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने, और उसके बाद उस कमेटी ने मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया कि पाकिस्तान के हालात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो कारआमद नहीं है। अगरचे कानून में उसकी गुंजाइश है, कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017 में कि इलेक्शन कमीशन वक्तन फक्तन ज़िमनी इंतखाबात में इसका तजर्बा करेगा ताकि हमें इन प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन ये तमाम जो आपने कहा कि जी हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता, हमने डिस्कशन नहीं की, तो आपके नाजरीन की इतला के लिए अर्ज है कि ये तमाम डिस्कशन 2016 और 17 में हो चुकी है इलेक्शन एक्ट 2017 बनाने से पहले। अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए वोटिंग इमरान खान मशीन साहब के उसको अलावा दोबारा ले आते हैं, चीजों को उठा के उस पर बैठने के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर इसको जरा एक मिनट के लिए साइड पे रख दें। जी उस पर अगर ये मामला कायमा कमेटी में आएगा एक बिल की सूरत में, तो हम जरूर उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे, उसको कंसिडर भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। स्पीकर साहब की बनाई हुई किसी स्पेशल कमेटी में हम शामिल नहीं हो रहे, तमाम अपोजिशन शामिल नहीं हो रही, लेकिन जो कायमा कमेटियां हैं जो दरअसल पार्लियामान की जान है, उसका हम पूरी तरह हिस्सा हैं और पूरी तरह उसकी तमाम डिस्कशन में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। सर हमने देखा इलेक्शन 2017 का एक्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, फिर हमने 2018 में भी देखा धांधली के इल्ज़ामात लगे, फिर अभी मैंने जो रिसेंटली जो हमारे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उस पर भी जो इल्ज़ामात लगे एक दूसरे पर। तो सर इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मिलकर बैठें, बात करें। आपको क्या लगता है, हुकूमत अगर ये इंतखाबी इस्लाहात लेके आएगी, हुकूमत का कोई ज़ाती फ़ायदा होगा, पीटीआई का कोई ज़ाती फ़ायदा होगा? जी मैंने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा अगर हुकूमत के पास कोई ऐसी तजावीज़ हैं, मसलन हमारे जहन में जो 3 इस वक्त तरजीहात है मुस्लिम लीग नून के जहन में 2018 और उसके बाद के ज़िमनी इंतखाबात में, उसमें एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी किसी और एजेंसी के हवाले कर सकें, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी ही क्यों ना हो। ये पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को ही लेनी है और वो अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकते। तो ये कानून में हमें लिखना है कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर कदम नहीं रख सकेंगी। ये हमें वाज़ेह तौर पर कानून बनाना चाहिए। दूसरा इशू जो है, जो बार बार उठ रहा है, जिसका भी तजर्बा बड़ा तल्ख हो चुका है, कि जो इंतखाबी नताइज हैं पोलिंग स्टेशन के, उन तक पहुंचने के लिए कि वो जो फॉर्म 45 और 46 है पूरी तरह कानून में कवर्ड है, लेकिन उसके तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए अगर कोई हम तजावीज़ जो है हम खुद भी देंगे, क्योंकि ये जो 2 मुकद्दस दस्तावीज़ हैं जो 45 है और 46 है, जिसने अवाम के वोट का तयन करना है और जिसकी बुनियाद पे फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी का फैसला होना है, जिसकी बुनियाद पे फिर हुकूमतें बननी है, आप कह रहे उसका तकद्दुस ठीक है उस लोकल पोलिंग स्टेशन के ऊपर कायम होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये दूसरी बात ये है। तीसरा इशू ऑफ कोर्स ये है, हाँ बोले तीसरा इशू ये है कि ये जो पूरे जो हमारे इंतखाबात का तजुर्बा है कि ये हमें जो पोलिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग पे और उसको जिस तरह इलेक्शन कमीशन हासिल करता है मुख्तलिफ महकमों से, उसको भी शफाफ और क्लियर बनाना पड़ेगा कि पोलिंग स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो फुल प्रूफ हो, तभी हम ऐसे इंतखाबात तक पहुंच सकेंगे जिसमें फिर हम सबका यकीन हो, उस पर इतराज़ात कम से कम हो। कि जो NA 249 में जो इलेक्शन हुए हैं, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस रेंजर्स और फौज के हवाले किए जाएं। एक तरफ नून लीग कहती है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि फौज को इंतखाबी जो अमल है इस सारे प्रोसेस से आप दूर रखें, इनका काम नहीं है कि आपके इंतखाबी जो अमल है इसमें इंटरफेयर करें। दूसरी तरफ खुद ही आप लोग मुतालबा करते हैं कि जो हमारे बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं, उनको फौज के हवाले किया जाए। सर एक समझ नहीं आती, इतना तजाद है आप लोगों की बातों में।
मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो चूंकि जो शख्स खुद इंतखाब में उम्मीदवार होता है उसके जज्बात हम सबसे ज़्यादा अंगेख्त होते हैं। उन्होंने एक बात की, आज उन्होंने उसकी वजाहत दे दी है कि उन्होंने ये दुरुस्त नहीं कहा और वो उससे दस्तबरदार हो गए हैं। अभी हमारा मुतालबा नहीं है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने के हक में आप लोगों की, इस बारे में आप लोगों की क्या सजेशंस हैं? तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि 90 लाख ओवरसीज हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। जी, इसमें अगर से मुस्लिम लीग नून ने अपनी हतमी राय देनी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूं कि जो लोग डुअल नेशनल्स हैं, जिनके पास अभी भी पाकिस्तान की शहरियत मौजूद है, अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं तो उन्हें वोट का हक होना चाहिए। लेकिन आपके नाज़रीन को ये भी शायद मालूम ना हो कि जब इस हुकूमत में बनने के बाद पहले बड़े ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें उन तमाम हलकों के जो रहने वाले वोटर्स थे उनको मौका दिया गया था, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, कि वो उसमें वोट डाल सकें। और गालिबन अगर मेरी यादाश्त दुरुस्त है तो चंद हजार से ज्यादा पूरी दुनिया में वोट नहीं पड़े थे। तो ये जो इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा एक कोई इंटरेस्ट है, वो समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके हामी हैं और उनके वोट लेकर वो अपनी अगली हुकूमत बना पाएंगे। ये तजर्बा अभी देखना बाकी है। लेकिन अगर कोई शख्स इस मुल्क का शहरी है, उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो उसको यह हक होना चाहिए कि वो वोट डाल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डस्का और कराची में ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के नफाज के लिए अब कमर कस ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा किसी भी मसले पर मुतालिका जो वफाकी वज़रा हैं उनको हर रोज़ रोज़ाना की बुनियादों पर अपडेट फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 6 महीनों के दौरान हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के नफाज के लिए कानूनी और जो तकनीकी इंतजामात हैं ये फास्ट ट्रैक पर इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। अब एक तरफ अपोजिशन की भरपूर मुखालफत जारी है तो दूसरी तरफ काबीना अरकान ने ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी और हैकिंग खतरात की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ वफाकी वज़रा ने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए 2 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के नाकाम होने की मिसालें भी दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए कंसल्टेंट की खदमात भी हासिल की गई हैं, जो वोटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, डिज़ाइन और दीगर जो उमूर हैं उनमें अपनी जो सिफारिशात हैं वो 1 महीने के अंदर पेश करेगा। नाज़रीन, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मुतालबा किया है और इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हुसूल के लिए महंगाई और गुर्बत के जो सताए हुए आवाम हैं इसके लिए कितने अरब डॉलर खर्च करना पड़ेंगे। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, अब जब एक तरफ अपोजिशन जो है वो इसकी भरपूर मुखालिफत कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि ये इतना आसान नहीं है और बहुत से माहिरीन हैं वो भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये मज़ीद इससे टैम्पर्ड इलेक्शंस होने के नताइज जो है जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी जल्दी में लग रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम होना चाहिए। तो ऑर्डिनेंस भी ये लोग लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये काम हुकूमत अगले 6 महीनों में कर पाएगी? शाजी, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई समेत अंदरूनी और बैरूनी सतह के ऊपर कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उससे हटकर तमाम मसाइल और चैलेंजेस को एक साइड पर रखते हुए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर सबसे बड़ी उनकी जो तवज्जो का मरकज़ और महवर बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है और इस सिलसिले के अंदर वो बहुत वाज़ेह अंदाज में हदायत दे चुके हैं। ये पहला एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर डे टू डे बेसिस के ऊपर मुतलका वज़रा से अपडेट हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 वफाकी काबीना के इजलास के अंदर मुसलसल इस मामले के ऊपर ब्रीफिंग ली गई है, लेकिन मामला यह है कि अपोजिशन बड़े 2 टोक अंदाज में इस मामले की मुखालफत कर रही है। अपोजिशन की मुखालफत अपनी जगह के ऊपर, ज़राई का यह कहना है कि आला सतही इजलास के दौरान काबीना अरकान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो इजहार इस बुनियाद पर किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वोटिंग सिस्टम महफूज नहीं है, सिक्योरिटी खतरात हैं, हैक कर लिया जाएगा, बहुत से मसाइल बनेंगे। काबीना अरकान ने 2 ममालिक की एग्जाम्पल कोट की है, कीनिया और घाना की। कीनिया और घाना अफ्रीका के 2 ऐसे ममालिक हैं जहां पर गुज़श्ता
10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के कई तजर्बात किए गए, कई दफ़ा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, वहां पर उनके सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी के अटैक हुए, उन्हें वेबसाइट को हैक किया गया, इलेक्शन के पूरे निज़ाम को हैक किया गया, अपोजिशन के वहां भी बहुत से मसाइल पैदा हुए, लेकिन अभी तक वहां पर इत्तफाक़ राय से ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन वहां पर इसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर अफ्रीकी कंट्रीज में इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगरचे कि अमेरिका ने 1965 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अभी तक इसको एक एक्सपेरिमेंटल फेज में चीजों को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो सिस्टम को इन प्लेस कर दें। बिलखसूस वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने जब से ये स्टेटमेंट दी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी भी वक्त असम्बलियां तोड़ सकते हैं, अगर उन्हें ब्लैकमेल किया गया या उन्हें किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार किया गया, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। एक जानिब ये बयान और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर दिन रात इस मामले पर सर्फ कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भले ऑर्डिनेंस लाना पड़े, जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स करने हैं, जो कानूनी मकासद हासिल करने हैं, वो करके हर सूरत इसको इन प्लेस किया जाए। बहुत से माहिरीन से मेरी बात हुई और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिला। अपोजिशन के साथ तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत के बगैर इस सिस्टम को मुकम्मल तौर के ऊपर इन प्लेस करना मुमकिन नहीं है। और इससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को बताया है, मुतालबा किया है कि अगर आपने हमें लीगली एम्पावर किया तो उसके बाद इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। और इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर ने जो तखमीना लगाया है, $2 अरब लागत आएगी अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 2 क्या है, अगर हम इसको मकामी तौर पर तैयार करते हैं, मकामी तौर पर खरीदते हैं, फिर भी तकरीबन हमें 150 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च करना पड़ेंगे। एक खतीर रकम है। अभी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि चंद अरब का जो है ना वो ये खर्चा है, ज्यादा नहीं है। मैंने भी उनसे अभी ये सवाल किया था। फिर वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, ये बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो खर्चा ज्यादा नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए, वो जो कह रहे हैं डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। मैं उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास मौजूद हैं, जो वफाकी काबीना को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया है कि इसके ऊपर इतनी खतीर रकम खर्च होगी। अगर हम बैरून मुल्क से दरामद करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 300 साढ़े 300 अरब से ज़्यादा 300 अरब के लगभग इसके ऊपर पाकिस्तानी रुपयों में खर्च आएगा। और अगर हम मकामी तौर के ऊपर करते हैं तो कहा गया कि 50% हमें सेविंग होगी। उस तनासुब से भी तकरीबन 150 से 160 रुपए के लगभग इसके ऊपर खर्चा आ सकता है, सिर्फ कंसल्टेंट को हायर करने के लिए जो इस प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी और डिजाइन मुरतब कर रहा है। 28 करोड़ रुपए की उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, सिर्फ कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने के लिए। तो उसके बाद जो बाकी या पाकिस्तानी कंसल्टेंट हैं? जी, ये पाकिस्तानी कंसल्टेंट है। यही वजह है कि अपोजिशन जो मामले को मुसलसल एतराज उठा रही है कि सारा काम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए वो हुकूमत कर रही है, जो खुद इसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी बेनिफिशियरी हो सकती है, तो उसको इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की है। कौमी खजाने से 28 करोड़ रुपए की रकम इस मामले के ऊपर खर्च होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश करने जा रही है, मगर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नज़रसानी का इशारा देते हुए अब एक नई बहस छेड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है। IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि IMF को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा होगा, हम गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मज़ीद कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक ना लेकर गए तो 4 सालों तक मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। IMF के बेल आउट पैकेज पर मौशी माहिरीन हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि IMF के सख्त शराइत से मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना करना होगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आखिरकार शौकत तरीन साहब वही बातें कर रहे हैं, उन्हीं नाइंसाफियों की बातें कर रहे हैं,
जो आप IMF प्रोग्राम में जाने से पहले हमेशा करते रहे हैं। आपने हमेशा मुखालिफत की है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से कोई बेहतरी नहीं आएगी, मईशत का मज़ीद ही मईशत ख़राब हालत में जाएगी। अब जो बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के 5% तक ग्रोथ नहीं लेकर गए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आपको पता है जो हमारे टारगेट भी हैं, जो आलमी मालियाती इदारों ने भी दिए हैं 2 से 2.5%। सर ये 5% तक ग्रोथ का टारगेट, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और आपके चैनल पे और हर जगह पे, और मैं लिखता भी रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जो भी मुल्क गया है वो जख्मों से चूर होकर निकलता है, वो जख्मों से चूर हो जाता है। ये बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं कहता रहा, बिल्कुल। और आज वही बातें। अच्छा, जब ये मैं बातें कहता था तो प्राइम मिनिस्टर समेत और उनके वज़रा समझते थे कि मैं बहुत एंटी PTI हो गया हूं। वही डॉक्टर अशफाक को हमारे इसमें से कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। अब उन्हीं के वजीर अभी नामजद हुए थे कि नामजदगी से भी पहले उन्होंने कहा कि ये 2.5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। मैंने तो कभी ऐसे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए थे, और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर उनको लगाते हैं तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास हो गया कि वाकई IMF में जाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और काश वो ये भी सोच लेते कि डॉक्टर अशफाक मुझे बहुत मना करता रहा कि ना जाए। तो मसला ये है कि IMF को क्या रियलाइजेशन हो पाएगी कि हमें टैरिफ नहीं बढ़ाना है, महंगाई होगी, लेकिन सर दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। वो और इसीलिए कहते हैं कि टैक्स नेट भी बढ़ाएं, जो ये फिस्कल खसारा है ये भी कम हो। फिर गर्दिशी कर्जों को अगर वो कम करने की बात करते हैं तो कहते हैं उसके लिए बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए कैसे उनको हम जो है ना वो रियलाइज करवाएंगे या वो मान जाएंगे? फिर कोविड की तीसरी लहर है, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो जो बात वजीर खजाना कह रहे हैं कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, IMF मानेगा? देखिए, माने या ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उनको ठीक बिल्कुल, शायद मेरी बातों का भी उनको भी एहसास हो गया है कि यही एक रास्ता है। मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि हमें एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में अब हम गलती कर दी है और चले गए हैं, तो अब इसको मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है हमें वो क्या करना चाहिए, उनके साथ रीनिगोशिएट करनी चाहिए। ये बार बार मैं कहता रहा हूं कि पॉलिसीज जो है वो अब पे बात करने की जरूरत नहीं है, अब हम रिफॉर्म्स करें। लेकिन रिफॉर्म्स का मतलब कीमत बढ़ाना नहीं होता है। कीमत बढ़ा के कभी भी रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। कीमत बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर का जो खसारा है इससे फिर कैसे निकल सकते हैं हम? जी क्या कहा आपने? पावर सेक्टर का फिर जो खसारा है, फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं, फिर इससे कैसे निकल सकते हैं हम? देखिए, IMF में तो बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं ना, वर्ल्ड बैंक भी बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, दुनिया को मईशत जाके सिखाते हैं। तो कम से कम हमें ये तो आके बताएं कि किस तरीके से गर्दिशी कर्जे को रोका जा सकता है, प्रोसेस में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये तो हमें उन्होंने बिजली के क्या कहते हैं कि ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया तो कीमतें बढ़ाए चले जाओ। तो कीमतें बढ़ाओगे चोरी होगी। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है लाफर कर्व, कि एक हद से ज्यादा आप जब अपनी कीमतें बढ़ाएंगे बिजली की तो फिर वो बिजली चोरी होनी शुरू होगी। फिर महंगाई भी होगी, महंगाई भी होगी, हर चीज होगी, आपकी इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम खुद मैंने ये पिछले साल जून में मैंने एक आर्टिकल लिखा, हु डैमेज द इकोनॉमी, अगर आपको याद हो, आपको भी भेजा था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया कि $40 बिलियन का कॉस्ट उन्होंने इनकर कर दिया, ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख ने, और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते थे और यही मैं बताता रहा। लेकिन मेरा जुर्म ये था कि मैं उस वक्त बोल दिया देता था और ये सारे वज़रा जो थे वो समझते थे कि मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। सही। आज वही चीज हो रही है। जिनको इन्होंने नामजद किया वजीर खजाना, उसने भरे उसमें कहा कि बेड़ा गर्क हो गया है। चलें, किसी चीज का रियलाइज हो जाना ही काफी होता है। रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आप सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगर चल पड़े मैं तो दुआ करता हूँ कि शौकत तरीन साहब बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम बाहर से बैठकर उनके जो हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे।
वो ठीक काम कर रहे हैं। सही। और वो बिल्कुल निगोशिएट करने की जरूरत है। हम असल में डर डर के कहते ना कि इतना पूरी नेशन को हमने खौफजदा कर दिया है। सही। कि पता नहीं IMF क्या हवा सा चीज है कि ये नहीं करेगा। तो वो असल में उनके दोनों जो थे गवर्नर और हफीज शेख, ये दोनों उन्हीं के आदमी थे। गवर्नर तो वहीं से आया था, हफीज शेख वर्ल्ड बैंक से थे, वहीं के कजन थे वो उनके। सही। तो आपने उनको दे दिया तो उन्होंने तो डरा के मार दिया आपको। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया माशात। डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।